आपको ये बुक लिखने की मतलब अंदर से प्रेरणा कहाँ से मिली? शुरुआत में तो मैंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू की थी। जी। जब मैं 11th क्लास में था, वो करीब 16-17 साल का था, उस समय मैंने लिखनी शुरू की। तो फिर मैंने थोड़ा 4-5 साल का ब्रेक लिया, पढ़ाई भी कंटिन्यू की उस दौरान। तो फिर मैंने एक मिस्टीरियस बुक लिखने का सोचा। आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं? जी, बिल्कुल मानती हैं। स्पिरिचुअलिटी जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, इनर पीस और आप खुद को पहचान लेंगी। हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए। ना आपके पेरेंट्स हैं, ना कोई हैं, आप दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। इतनी कम एज में लोग 12-13 साल की उम्र से चले जाते हैं हॉस्टल में। इनके साथ हम इतना सारा समय बिता रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो दोस्त लाइफ टाइम के लिए हैं। तो जैन महाकाल के बारे में बताइए कुछ पहले कि मतलब वहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों है? जो न्यूटन ने खोज की, किसी ने भी साइंटिस्ट ने की, उसमें आप आंख बंद करके मान लेते हैं कि एक्स लेट बी एक्स, कुछ भी माना, बाय माना, जो भी उन्होंने बोला। बिल्कुल। तो आप देखिए, जो कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं लेकिन उनको मानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, ये आप जाएंगे तो महसूस करेंगे। ये बता दीजिए आपकी अपकमिंग बुक्स कौन सी होने वाली हैं? अब मैं लव स्टोरी एक लाने जा रहा हूँ। सो हेलो एंड वेलकम टू द शिवांश शो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑथर जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। मैं आपको उनमें से पहले बुक्स दिखाना चाहूँगा, फिर आपको गेस्ट से मिलवाता हूँ। एक तो ये बुक है जिसका नाम है हॉस्टलर्स, एंड सेकेंडली एक और बुक है जिसका नाम है सुसाइडर द थ्रिलर मिस्ट्री। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे, पर पहले हम अपने गेस्ट से मिलते हैं जिन्होंने बुक लिखी है, जिनका नाम है मिस्टर राजुल रत्ना सर। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। एंड सर बताइए कुछ अपने बारे में ऑडियंस को। जी, मेरा नाम राजुल रत्न चौरसिया है। जी मेरी ये 2 किताबें हैं। मैंने पहली किताब 2017 में लिखी थी, जी जिसका नाम है हॉस्टलर्स द स्टोरी ऑफ अलूप वर्ल्ड। जी ये किताब बेसिकली दोस्ती के ऊपर डिफाइंड है। एक वर्ल्ड होता है, बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड होता है, जिसमें हम हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पर मोबाइल गैजेट्स कुछ भी अलाउड नहीं रहते। जी उस दुनिया में रह पाना आज के समय में, क्योंकि हम बिना मोबाइल के 5 मिनट में मोबाइल देखते हैं लोग, क्योंकि हैबिचुअल हैं, तो उस वर्ल्ड में रह पाना बहुत ही मुश्किल है। पर उस वर्ल्ड को रहकर उसमें मेमोरीज कलेक्ट करना, जीवना, खुश रहना, वो गोल्डन फेज था, किसी की भी लाइफ का हो सकता है। तो जो हॉस्टल में रहे हैं तो वो इसको ज़रूर पढ़ें, वो इसको रिलाइव कर सकते हैं, और जो नहीं रहे वो तो फिर पढ़ें ही ऑब्वियसली, तो उनको हॉस्टल का फील पता चलेगा। और मेरी दूसरी बुक है सुसाइडर थ्रिलर मिस्ट्री। जी इसमें मैंने मिस्टीरियस वर्ड्स दिखाने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, एक के बाद एक। अब वो आपको ये पता बुक के पढ़ने के बाद चलेगा कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, या फिर एक के बाद एक क्यों हो रहा है, या मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। ये जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे आपको पहले पेज से आखिरी पेज तक सस्पेंस रहेगा और लास्ट में पता चलेगा। ओके सर, बट आपको ये बुक लिखने की मतलब अंदर से प्रेरणा कहाँ से मिली? एंड क्या आपको मतलब जो चीज़ होती है, जैसे हम कोई बुक लिखने वाले होते हैं, पहले हम बहुत सोचते हैं, स्टोरी बनती है पूरी की पूरी दिमाग में, उसके अप्स डाउन्स, क्लाइमैक्स कैसा होगा, सब कुछ। तो उसके हिसाब से आपके दिमाग में पहले क्या आया था जो इसको बनाना, मतलब पहले जो बनाने के लिए आता है? शुरुआत में तो मैंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू की थी। जी। जब मैं 11th क्लास में था, वो करीब 16-17 साल का था, उस समय मैंने लिखनी शुरू की। धीरे धीरे फिर मैं जब हॉस्टल में रहता था तो मैं स्टोरी टेलिंग करता था, हॉस्टल की जो भी इंसिडेंट होती थी। तो मेरे दोस्त बोलते थे कि किताब लिखो, तुम अच्छा बता पा रहे हो। तो मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंस, फिर कुछ दूसरों से सीखे हुए एक्सपीरियंसेस को मिला के लिखा। उसके बाद फिर मैं बहुत छोटा था उस समय जब मैंने बुक लॉन्च की, तो फिर मैंने थोड़ा 4-5 साल का ब्रेक लिया, पढ़ाई भी कंटिन्यू की उस दौरान। तो फिर मैंने सोचा, अब फिर से थोड़ा मेरे को लगने लगा कि अब मैच्योर हो गया हूँ, तो फिर मैंने एक मिस्टीरियस बुक लिखने का सोचा। तो फिर मैंने ये सुसाइडर थ्रिलर मिस्ट्री लिखी। सर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं? जी, बिल्कुल मानती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का के लिए क्या मानना है आपका? मतलब जी, स्पिरिचुअलिटी एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी चीज़ में, लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं कि आप खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। और आप स्पिरिचुअलिटी को ऐसे मत देखिए कि ये मेरा काम है, वो आपको डेली रूटीन में रहना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी वैसा है। आपका एक रूटीन बन गया है, 5 मिनट 10 मिनट का जो भी है, धीरे धीरे आप सेटअप बनाते जाइए। स्पिरिचुअलिटी जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, इनर पीस, और आप खुद को पहचान लेंगे। लोग खुद को नहीं पहचान पाते, बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन खुद की पहचान बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ा है स्पिरिचुअलिटी से? जी, बिल्कुल, बहुत सारे फ़र्क पड़े हैं। मतलब स्टार्टिंग, मतलब आपने मानना कहाँ से शुरू करा इन चीज़ों को कि हाँ, वैसे हम मानते ही हैं सब, बट एक्चुअली में उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, वो कब से स्टार्ट करा है आपने? जी, मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता था कुछ, तो उस समय बहुत ज़्यादा, मतलब कि 10-12 घंटे पढ़ना और वो माइंड में पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने फिर गेट क्रैक किया है 2022 में, गेट एग्ज़ाम होता है। तो उस समय उस पर तैयारी के दौरान मैं स्पिरिचुअलिटी में गया,
मैंने फॉलो किए कुछ मेंटर्स को, तो उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैंने पहचाना खुद को, खुद की मतलब पावर्स को, पॉजिटिविटी कैसे आए लाइफ में और कैसे मतलब करते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये बहुत सारा मोटिवेशन स्पिरिचुअलिटी से मिला। और मतलब सेकंड क्वेश्चन एक ये भी आ रहा है अंदर से कि स्पिरिचुअलिटी लोग करते हैं, लेकिन एक अंदर से सबके ये है कि हमें चलो यार इस भगवान की पूजा कर लेते हैं, साथ में कुछ तो मिलेगा, भगवान से पहले ही कुछ ना कुछ मांगने लगना। स्पिरिचुअलिटी मतलब लोग गलत लेके जा रहे हैं, पहली बात तो इसका मतलब कि अध्यात्म में जाना या फिर ये सब करना नहीं। मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है, पहले आप अपने आप को अपने अंदर से समझो, अपने आप का अगर आप जान रहे हो अपने अंदर से अपने आप को, तो आपके ही अंदर भगवान है। किसी ने भगवान को देखा नहीं है, भगवान खुद आपके अंदर ही है। तो आप जब देखते हैं, महसूस करते हैं उस चीज़ को अंदर से, तो शायद इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उसके बाद, जो शायद आप बिलीव भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सर यहाँ पे बैठे हैं, हम दोनों मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हुए हैं और आज आप लोगों के सामने कुछ बता रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, तो इसके पीछे यहाँ तक आने की भी कोई वजह शायद यही है मेरी, तो कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, और जैसे सर बता रहे हैं सर का भी वही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका रास्ता कैसा रहा ये? बहुत ही अच्छा सफ़र था। मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूँ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप मेहनत करते जाइए, मेहनत के साथ, लगन के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी की आपको ज़रूरत रहती है, वो आपको चलाती जाती है। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ जी जी, तो उनको मैं ज़्यादा मानता हूँ जी, तो वही मैं फॉलो करता हूँ। हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए। मतलब मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, जी जैसे आपने बुक भी लिखी है जी हॉस्टलर्स, जी जी मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। एक सेलिब्रिटी है अनुभव सिंह बस्सी जी, जानते हैं। जी, बस्सी भाई उनका एक मैं वीडियो कहता हूँ। वायरल हुआ था जी काफ़ी। जी जी, वो हमारे ही शहर से हैं। जी जी तो उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो हॉस्टलर्स के लिए कही गई है। हॉस्टल में आप कह सकते हो रहते हैं, जानवर बोल सकते हो जिन्हें आप। जी, बिल्कुल। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये जो ये जानवर वाला सीन है ये क्या है, मतलब इसके जी, पीछे की हॉस्टल में जब आप रहते हैं, वहाँ पर ना आपके पेरेंट्स हैं, ना कोई है, आप दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। इतना सारा समय उतनी कम एज में लोग 12-13 साल की उम्र से चले जाते हैं हॉस्टल में, हॉस्टल में रह रहे हैं। वहाँ पर आप एक दूसरे का समय बिताते तो एक बॉन्डिंग बन जाती है और जो ट्रस्ट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई भी शैतानी करना है तो इशारों से शैतानी हो जाती है, कोई भी अच्छा काम भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो साथ में रहने के साथ जो ग्रुप स्टडीज़ बोलते हैं ना, एक्चुअल ग्रुप स्टडी हॉस्टल्स में होती है। ऐसा वो साल भर मस्ती करते हैं बच्चे, लेकिन जो एग्जाम्स के एक दिन पहले जो उनकी पढ़ाई की लगन है वो भी देखी जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मिक्सअप हो गई और यूनिटी इतनी जबरदस्त होती है हॉस्टल के लड़कों की। अगर वहाँ पर डे स्कॉलरशिप पढ़ रहे हैं तो समझ लो कि 10 लड़के अगर हॉस्टल के हैं तो उनकी यूनिटी तो मतलब एकता का बहुत बड़ा उदाहरण बहुत पेश ज़्यादा। करते हैं। और आगे चल के लाइफ में भी मतलब दोस्त बनाना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन उनके साथ जिनके साथ हम इतना सारा समय बिता रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, काफ़ी समय हो जाता है, 4-5 साल रह लो तो बहुत एक मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती, तो वो दोस्त लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। मैंने जो चीज़ देखी थी जब मैं हॉस्टल में रहा था, एक्चुअली मैं कॉलेज लाइफ में गया था, तो मैं 3-4 साल वहाँ पे रहा था। तो जब मैंने देखा था मतलब मैंने दोनों स्कूल के दोस्तों को अपने और एक तरफ हॉस्टल के दोस्तों को, दोनों को आज अगर मैं देखता हूँ तो शायद मेरे को हॉस्टल का टाइम अपना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो दोस्ती बहुत प्योर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बचपन की दोस्ती में भी कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में जाके कुछ एक्सपेक्टेशन ज्वाइन हो जाती है, लेकिन हॉस्टल की दोस्ती एक ऐसी है जो शायद तुम्हारे कॉन्टैक्ट रहेंगे हमेशा। वो जो बन गए कॉन्टैक्ट वो लाइफ टाइम रहेंगे। और जो हॉस्टल्स में और मतलब मस्तियाँ होती है वो सब अलग ही चीज़ें हैं खैर। लेकिन जो सबसे बड़ा बैरियर यहाँ पे टूटता है हॉस्टल्स में आके, वो है शहर के बच्चे और गाँव के बच्चों का मिलन। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे ऊंच नीच धर्म वर्म सबसे विपरीत बिल्कुल एक जगह है हॉस्टल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। जी, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत सारे छोटे बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बड़े मतलब शहरों के बच्चों से मिलते हैं, उनको लिमिटेड चीज़ें बताई जाती हैं। गांव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कास्ट रिलीजन से रिलेटेड, वहाँ पर जाते साथ में रह रहे हैं तो उसमें उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि कई माहौल ऐसा रहता है कई जगहों की, उनको बहुत कम बताया जाता है कि तुम कम हो। लेकिन जब वहाँ पर वो जा रहे हैं, अगर उनके 90% फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं तो उनको पता है मैं फर्स्ट हूँ, मतलब उनको वो अपनी कास्ट रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ पर अपनी मेहनत, लगन, पढ़ाई और दोस्ती के नाते रह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड रहता है। उसके लिए उनके मन का फियर हट जाता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब जब विलेज से अगर लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो शायद उनको थोड़ी बहुत शाइनेस रहती है अंदर से।
जी बिल्कुल रहती है। रहती है। साइनेस रहती है, मतलब जी। कि एकदम से कोई माहौल में आना, कोई भी चीज़ आप शुरू करें कि जी। मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बार तो किसी को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप माहौल में ढलते जाते हैं, लोगों से मिलते जाते हैं, फिर आपका बात करने का तरीका, पहनाव, हर चीज़ धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और अगर आप में टैलेंट है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, फिर बाद में हो सकता है आप जो लोग पहले से वहाँ पर हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज़्यादा परफेक्ट निकल जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैंने जो देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो विलेज की तरफ के लोग होते हैं, जी वो सिटीज़ के लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कामयाब, जी जी बहुत ज़्यादा मेहनती, जी बहुत ज़्यादा सीधे भी कहूँगा मैं, और जी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चालाकी नहीं होती उनके नहीं अंदर, बिल्कुल। और दूसरे का बुरा करने के बारे में नहीं सोचते। बट जी शहरों में भी हैं ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, जी जी बट रेशियो बहुत कम है। जी। क्योंकि लोग अपनी रूट से जुड़े रहते हैं, जो अपने गाँव में रहते हैं, जी उनको अपनी ज़मीन से, अपने घर से जुड़ा रहने का मौका मिलता है। उसके साथ ही आई थिंक उसका फ़र्क पड़ता है। पर ये चीज़ शहर वाले क्यों नहीं समझ पा रहे, मेरा क्वेश्चन ये है। जी देखिए, पहले मैं गाँव के बारे में बताना चाहूँगा। जी। गाँव के लोग जो रहते हैं वो बहुत ही मतलब खुश रह के जानते हैं। अपनी उनकी छोटी-सी दुनिया रहती है और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करना, लगाव रहना। मतलब आप घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी अच्छा इवेंट हो रहा है या कोई भी मतलब एक्सपायर हो गया, तो मतलब जब लोग गैदरिंग होती है, जी। तो मतलब कि काम करने के लोगों को ज़रूरत नहीं रहती, इतने सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि उनमें प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा बना रहता है। तब कि आप शहर में देखें तो वहाँ पर लोनलीनेस थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अकेले हो, बाहर आप किसी के यहाँ जा नहीं सकते। बाजू वाले घर में रह रहा, आपको पता ही नहीं कौन रह रहा। गाँव में एक इंसान भी एक्स्ट्रा आता है, लोगों को पता चल जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, मतलब गाँव के लोगों में मतलब नेचर के करीब रहते हैं, तो वहाँ पे जो AQI है, हर चीज़ है, तो उनकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी। सुबह 5 बजे उठना, मतलब ऐसा तो रहता नहीं, वो सुबह 10-11 बजे रात को सो जाते हैं और सुबह तब सिटीज़ में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर 2-3 बजे रात तक लोग जगते हैं और फिर 10-11 बजे उठते हैं। और अगर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ, गाँव के लोग थोड़ा-सा जो बैरियर है मेरे को जो लगता है, मतलब खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में देखते हैं। मतलब कि जैसे उनको घर में जो भी चल रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको वो नहीं पता। बाजू में क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी बेटी कर, उनको पूरी जानकारी रहेगी, कौन कहाँ जा रहा है। थोड़ा इस मामले में वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो खुद पर काम करें, मतलब ये जो थोड़ा डिसएडवांटेज मैं वो कहना चाहूँगा कि अगर दूसरों पर ना देखें, आप कोई क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने पर काम करिए, अपने बच्चों पर काम करिए, तो वो ज़्यादा। तब कि शहर में उल्टा होता है, लोग खुद पर सेटिस्फाई रहते, इसलिए वो थोड़ा सक्सेस उनको मिल जाती है, अपने इंडिविजुअल सक्सेस जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो बहुत सारे लोगों को लेके चलते कि अरे बाजू वाले लोग फिर कुछ बोल दिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपना काम लगन से करिए, बाद में दुनिया देखेगी, उसमें क्या है, दुनिया का तो काम है बोलना। पर देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है। जी बिल्कुल है, गांव वालों में भी है और इधर शहर वालों में भी। जी बिल्कुल है। बट मैंने जो देखा है, जो एक फोकस के साथ काम किया जाता है, जो एक मेहनत के साथ काम किया जाता है, वो एक गांव वाला बहुत अच्छे से कर सकता है और किसी भी कंडीशंस में कर सकता है। सबसे बड़ी बात, जी बिल्कुल, उसको आप धूप पे भेज दो, बारिश में भेज दो, कहीं भी भेज दो। लेकिन शहर के लोग शायद कहीं कहीं रुकेंगे, अपने को एक जगह, एक कंफर्ट जोन में बांध देते हैं। जी बिल्कुल, शहर के लोग। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं, उनका कोई कंफर्ट जोन है ही नहीं। जी बिल्कुल सही, उनका कंफर्ट जोन ही उनकी मेहनत है शायद। बिल्कुल सही बोला आपने। ये फर्क, अगर हम जैसे शहर में रहते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर खुद ही ये कमी है, तो अगर हमें इस चीज़ को ठीक करना हो, तो अगर गांव वालों से कुछ सीखना हो, जो गांव में रह रहे हैं लोग, जी जी, उन एरियाज में, उनसे अगर कुछ सीखना हो तो हम क्या सीख सकते हैं? जी, गांव के लोग देखिए, पहली बात तो वो कंफर्ट नहीं देखते, अपना काम उनको जरूरी है। वो घर में रह रहे हैं, वो AC का मतलब ही नहीं जानते, वो लाइट कितने कितने घंटे गोल रहती है। शहर में अगर हम 1 घंटे लाइट गोल रहे तो रहना कितना मुश्किल है। वहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट रहती है। कंफर्ट को प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती। उनको पता है हमको इतना काम करना है, ये इतने बजे तक करना है, बस। कंफर्ट की तो शहर वाले ये उनसे सीख सकते हैं कि जो मतलब पहले प्रायोरिटी अपने काम को दीजिए, फिर कंफर्ट को दीजिए। कई जॉब्स ऐसे रहते हैं इसमें कंफर्ट इंक्लूड रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ फेज ऐसा आ सकता है लाइफ में कि कंफर्ट की कमी हो रही है। जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है, हो सकता है आप AC में ट्रैवल करना चाह रहे हो, फिर लेकिन नहीं हो पा रहा, कहीं पर थोड़ा कंफर्ट मैनेज करना पड़ा, तो वो आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि काम आपकी प्रायोरिटी है। कभी कभी तो आपको एडजस्ट लाइफ में करना पड़ता है, हमेशा आपको वो लग्जरी या हैप्पीनेस, कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं रहती। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ कांस्टेंट नहीं है। पर हाँ, दूसरी बात, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, ये जो मेंटल इलनेस हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब शहर के लोगों को ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल सही बोला। गाँव के लोगों को मैंने बहुत कम देखा है, सुना भी बहुत कम है, और शायद मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं कोई। जी बिल्कुल, शायद कोई होगा तो होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी। बट शहर के लोगों को ये प्रॉब्लम है बहुत हो रही है। जी जी,
और शायद इसका एक कारण हो सकता है कंपटीशन, तनाव जी किसी भी चीज़ का। मतलब एक तो कंपटीशन इतना है दुनिया में, इतना मैं मानता हूँ वैसे किसी भी फील्ड में जी बिल्कुल। कंपटीशन सिर्फ नाम का है मेरे हिसाब से, नंबर्स का है। सिर्फ एक नंबर दे रखे हैं कि कंपटीशन है, रियल में कंपटीशन है ही नहीं। जो सच में लोग टैलेंटेड हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में जिनमें काबिलियत है, वो कहीं ना कहीं से रास्ते निकाल ही देते हैं अपने लिए। मुझे नहीं लगता इनके लिए मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ है या मतलब जो अंडरस्टैंडिंग माय जी पॉइंट, जी। मतलब वही सीन है, मतलब वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, मैं ये कहना चाहूँगा शहर में एक्चुअली सबसे पहली बात तो फ्रीडम रहती बच्चों को या जो बड़े हैं उनको बात करने की। वो कुछ भी फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा-सा भी डिप्रेशन, 1 नंबर कम आया एग्ज़ाम में, ब्रेकअप हो गया, मम्मी-पापा से बता दे रहे हैं, बहुत ही ओपन टू ओपन कन्वर्सेशन है। तो बात कर रहे हैं घर में लोग, दीदी से बता रहे हैं, भैया से बता रहे हैं, तो धीरे-धीरे अगर देखते हैं तो वो उनका एक्सप्रेशन देख पाते हैं, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। छुपाते भी जो दोस्तों के थ्रू, बहुत ओपन एनवायरनमेंट हो गया है आजकल, तो बता पाते हैं। तो फिर उसको धीरे-धीरे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो उसको एंग्जायटी या डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। मतलब ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मतलब इधर पर कम्युनिकेशन है इसलिए तो पता चल पा रहा है। गाँव में आप किसी भी फेज़ में हो, आप शेयर नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स से, उतना आपको मतलब गैप रहता है कम्युनिकेशन में। आप डायरेक्टली आप बात नहीं कर सकते, आप प्यार मोहब्बत के बारे में, आप अपनी कोई भी चीज़ है, लव लाइफ के बारे में, यार जो भी चीज़ आप हो, कई बार तो लोग गोल्स के बारे में नहीं बता पाते, क्योंकि गाँव में एक चीज़ पढ़ाई करना है, किसी को डांसर बनना है तो वो भी बताने में दिक्कत जाती है। तो एंग्जायटी रहती भी लोगों को, तो शेयर नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर में दबाने की बहुत क्षमता रहती, बहुत सहने की क्षमता रहती है। इसीलिए रिलेशनशिप भी बहुत गाँव में चलते हैं, क्योंकि आप देखिए लड़ाई झगड़े तो सब में, प्यार मोहब्बत में या वैवाहिक जीवन में होते रहते हैं। तो गाँव वाले मतलब लोग रहते बैलेंस करके जानते हैं। शहर में तो थोड़ी सा हुआ तो थोड़ा कभी कभी लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं। बाकी मैच्योरिटी दोनों जगह पर रहती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक जगह के लोग मैच्योर रहते हैं, गाँव के लोग इसीलिए थोड़ा बेटर इस चीज़ में कर पाते हैं। पेरेंट्स का जो रोल रहता है हमारी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक, हम कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो इस एज में आके कोसने लगते हैं पेरेंट्स को कि आपने हमारे साथ ये किया। जी बिल्कुल। अगर हमें साइंस नहीं दिलाई होती तो हम ये कर लेते, हमें कॉमर्स नहीं दिलाई होती तो हम साइंस कर लेते। यही वाइस वर्सा चलता रहता है हर जगह। बट मेरा मानना है मतलब पेरेंट्स की भी कमी होती है कई जगह पे, बट बच्चों की भी बहुत कमी होती है हर जगहों पे। लेकिन बच्चा है, पेरेंट्स थोड़े बड़े हैं, तो उनका पहले समझने का हक है। तो आप अगर पेरेंट्स को कुछ समझाना चाहें कि अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा करें, किस तरीके से उनको मतलब जिससे वो इन मानसिक बीमारियों से एटलीस्ट बचा रहे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चों की आप सुनिए। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि बच्चे बात नहीं कर पाते, मतलब कि बात करना तक मुश्किल है, हक करना तो दूसरी बात। अपने पापा को ही तो ड्रीम रहता है, इंडियन लड़कों का, बहुत सारे लड़कों का ड्रीम है कि अपने पापा को कभी हक नहीं किया। ये तो मूवीज में भी दिखाया गया, बहुत बड़ा ड्रीम रहता है। तो मतलब कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता, वो चाह क्या रहे हैं, इतना डर भरा रहता है। डर तो नहीं बोलूंगा, मतलब फिर भी एक गैप रहता है कि बात नहीं कर पाए। जब तक आप बात नहीं करेंगे बच्चों से किसी भी चीज़ के बारे में, आप जैसे अगर कोई रिलेशनशिप में भी आ रहा है छोटा बच्चा 18 साल 19 साल टीन एज में, तो आपको समझना चाहिए वो उस फेज़ है लाइफ का। ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आप उस चीज़ को समझिए, उनसे बात करिए, उनको समझाइए कि आगे का रास्ता क्या है। आप उनको ये समझाइए कि आपकी प्रायोरिटीज़ आपके गोल्स हैं। रिलेशनशिप भी आएगी लाइफ में, वो भी फेस एक लाइफ का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके करियर है जो आप डेवलप करिए। उसके बाद आप उनको सपोर्ट करिए। ये आप मत बोलिए कि मेरे हिसाब से सब करिए, मतलब आप दोनों की मर्जी रहेगी उस चीज़ में, एक म्यूचुअल डिसीजन रहेगा। आप बैठ के बात करिए ना, बिना बात किए प्रेशर देना किसी को कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, ये चीज़ तो गलत है। मतलब समझना चाहिए दोनों को, बच्चों को भी पेरेंट्स की समझनी चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों को आपस में बात करनी चाहिए। शायद यही एक वजह है कि एक जो लड़का होता है किसी भी घर में जी, वो इमोशनली सबसे ज़्यादा वीक रहता है, बिल्कुल, और अकेला रहता है। क्योंकि मेरे ख्याल में पापा से तो कभी बात कर ही नहीं पाता कोई, एंड मम्मी से भी नहीं बोल सकता एक उम्र के बाद लड़का वो चीज़ें। और घर में कोई भाई बहन भी हो तो उनसे नहीं बन पाता उस टाइप का बॉन्ड की सब कुछ ही बता दे इनको। तो इमोशनल इंसान के पीछे ऊपर से फिर बाहर की जॉब टेंशन, रात को सुबह जॉब पे निकल जाओ, शाम को वापस आना है, फिर घर के खर्चे सब कुछ। तो लड़का जब इमोशनली इतना वीक है, कोई भी, हर कोई मतलब, फिर भी वो फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली उनका स्ट्रेस भी इतना बढ़ चुका है, वो दिखा नहीं रहे अंदर ही अंदर, बट फटे जा रहे हैं वो। तो
क्या मेडिटेशन इस चीज़ में मदद कर सकता है? क्या कुछ और मदद कर सकता जी, है? मेडिटेशन तो वो करना चाहिए, वो तो आपकी डेली रूटीन का पार्ट है। पर मैं आपको बताना चाहूँ, लड़के जो रहते हैं ना, मतलब दूर से देखने में आपको कुछ चीज़, आपने फोटोज देख ली, कहीं घूम रहे हैं तो ये लगता है कि इन लोग घूम रहे हैं। ऐसा नहीं, लड़के बहुत मेहनत करते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा, जो मेरी एज के लड़के, जो मेरे थोड़े छोटे भी हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। तो लोगों को पता नहीं रहता, उनके पास इतना सारा स्ट्रेस रहता है, लेकिन वो शेयर नहीं कर सकते। मम्मी पापा तो कभी गुस्सा होते तो बोल देते हैं बच्चों से कि मेरे को ये दिक्कत है वो, लेकिन बच्चे किससे बोलेंगे? 100 एग्जाम दे दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, 100 काम कर दिए, सफलता नहीं मिल रही है, वो किससे बताएं? मम्मी से ज़्यादा शेयर कर नहीं सकते, पापा से तो वैसे भी नहीं बता सकते। इसीलिए बॉयज़ फ्रेंडशिप जो है बहुत लॉयल मानी जाती है। मतलब लड़कों में जो दोस्ती होती है, फिर वो भाईचारा जो है, फिर भाईचारा ऑन द टॉप चलता है बिल्कुल रोज। तो फिर वो भाई लोग को पता रहता है, और फिर उस कंडीशन में उनको इच्छा करती है ऑब्वियसली किसी से बताएं। फिर रिलेशनशिप की एंट्री होती है लाइफ में, क्योंकि यार इंसान बिना बताए तो रह ही नहीं सकता, अंदर कब तक रखेगा? फिर उनको कुछ कोई ना कोई तो बिल्कुल चाहिए सुनने वाला। बनी बात है ना, मतलब इंसान बहुत, कई लोग का स्वभाव भी रहता है जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट रहते हैं, उनके लिए भी एक पर्सन ऐसा जरूर रहता है जिनसे वो बताते हैं। जो इंट्रोवर्ट है इंसान, तो हमें हर इंसान के लिए नहीं है, एक इंसान जरूर होगा उनके पास जिनसे वो अपनी खुल के बात करते हैं। तो मतलब कम्युनिकेशन की कमी के कारण फिर वो दोस्तों से बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैंने जो अपनी लाइफ में देखा उसमें भी यही चीज़ थी कि मैं एक्चुअली लोगों को चीज़ें समझा नहीं पाता था अभी अपनी, और आज भी नहीं समझा पाता। तो मेरी काउंसलिंग चलती थी एक्चुअली, मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, अभी भी चल रहा है, एंजाइटीज़ का, एंड थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो गया था। तो उस टाइम में मैंने एक बात जानी, जब मेरे काउंसलर से मेरी बात होती थी, हर नेम इज़ दिशा गेरा, डॉक्टर है, मतलब शी इज़ डॉक्टर दिशा गेरा, एंड उन्होंने सीरियसली मेरी बहुत हेल्प करी अंदर से मुझे रिकवर करने में। और तब उनसे काउंसलिंग के टाइम में मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं इतने साल से जो कमी थी वो ये नहीं थी, या उन्होंने कुछ नहीं किया था, बात सिर्फ इतनी थी कि एक कम्युनिकेशन की देर थी बस। मेरे से कम्युनिकेट करने वाला एक ऐसा इंसान बैठा था पहली बार मेरी ज़िंदगी में, जो मेरी बातें सुन रहा था और समझ रहा था, और बिना बोले बस सुन रहा था और उसे लिख रहा था। और उसके बाद ओवरऑल जब उस चीज़ का पूरा वो जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद जो उन्होंने मुझे बीमारी बताई, तब मुझे पता चला दैट मुझे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। बट उसे भी 1.5 साल हो गया, बहुत पुरानी बात है वो। बट स्टिल कम्युनिकेशन का मतलब मुझे उस दिन पता चला, और आज मैं पॉडकास्टिंग भी इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एक्टिंग से शायद मेरे अंदर का वो पूरा निकल नहीं पा रहा, तो शायद पॉडकास्ट ऐसा जरिया है जहाँ पे मैं बोल सकूँ और लोग सुन भी सकते हैं। और अल्टीमेटली लोगों की हेल्प करना ही मेरा मतलब है और मकसद भी है। तो वही आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है कि अगर कम्युनिकेशन ना हो लाइफ में तो इंसान कहाँ चले जाता है, और कितनी ज़रूरत है उसे किसी इंसान की? क्योंकि एक बार किसी का तुमसे हाँ भी बोल देना, या मैं हूँ इतना बोल देना भी इंसान को बहुत हिम्मत दे जाता है। तो उस हिसाब से मतलब आप देख रहे होंगे बहुत सारी बीमारियां आजकल लोगों को हो रही हैं, उनके बारे में तो बात होती, लेकिन अकेलापन जो है इससे बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। इंसान को जब फेलियर होता है तो मतलब उससे कोई पूछ नहीं रहा है कोई क्या हुआ तुमको, उस समय पर उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फिर से उठे, उसको थोड़ा ब्रेक तो दीजिए आप, मतलब कुछ समय तो चाहिए उस चीज़ से रिकवर करने के लिए। तो उसके लिए आप कम्युनिकेट कीजिए, उससे गाइड कीजिए, 2 दिन का ब्रेक ऑफ लीजिए, फिर आप फिर से उठिए, फिर से, मतलब सफलता तो आपको मिलेगी, ये तो निश्चित है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे रहिए। बस आपको जब कभी फेलियर होता है तो आप कम्युनिकेट करिए, दोस्तों से करिए, मम्मी पापा, जो जिस तरीके का आपका बॉन्ड है। कई लोग बहनों से बहुत फ्रैंक रहते हैं, मेरी दीदी हैं, उनसे मैं बिल्कुल बहुत फ्रेंडली हूँ, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी छोटी दीदी हैं, उनसे बहुत, मतलब कि मैं कोई बात थी तो मेरे को वो कमी कभी नहीं खली जी। तो क्योंकि वो मेरी बहुत दोस्त थी, तो मैं जो भी बात रहती थी मेरी लाइफ से रिलेटेड मैं उनसे बात करता था। अब मेरे जीजा जी लोग भी हैं तो उनसे भी मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मतलब हम लोग दोस्त जैसे हैं। तो उस चीज़ की कमी मेरे को तो नहीं खलती पर्सनली, क्योंकि अब मम्मी पापा लोग भी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब सब बात करने लगे हैं। पहले थी ये कमी। और जहाँ पर मैं गाँव में रहता हूँ, अभी भी मैं गाँव से आया हूँ, मतलब हमेशा तो जबलपुर में नहीं रहता, मैं गाँव में रहता हूँ, मेरा घर वहीं मम्मी पापा, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा दिक्कत। अगर कोई लड़का है, कोई लड़की का फ़ोन आ गया, उसमें रिंग में नाम लिख गया, तो वहाँ पर ये माहौल तो मतलब समझो घर में विवाद हो जाएगा, ये कौन लड़की कैसी है।
तबकि मेरे घर वाले तो एजुकेटेड हैं सब, तो समझते हैं कि यार हम ऑथर हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो और बहुत सारे लोग रहते हैं और रिलेशनशिप भी किसी की है तो वो पाप नहीं है। एक लड़के पर आपको ट्रस्ट है कि अगर मेरा लड़का अगर किसी भी फील्ड में जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कुछ उसका रीजन होगा। एक कैजुअल डेटिंग, ये सब चीजें तो मतलब जेनजीज लोगों के लिए है, और जो मिलेनियल होते हैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। वो तो पता है आपको 90s वाले लोग, कोई एक तरफा प्यार, वही उसी टाइप के लोग रहते हैं। जेनजीज में चल गया आजकल सिचुएशनशिप वगैरह। तो यूथ्स के लिए क्या मैसेज है फिर आपका? यूथ के लिए यही मैसेज है यार, बिल्कुल रूटीन बना के चलिए। मतलब ये क्या 10-11 बजे उठ रहा है, बिल्कुल उठिए, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, लाइब्रेरी जाइए, मंदिर भी जाइए। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट मत करिए अपने आप को कि आप इन्जॉयमेंट में, इन्जॉयमेंट बहुत नेसेसरी है। आप बर्थडेज में जाइए, पार्टी सेलिब्रेट करिए दोस्तों के साथ, लेकिन क्या होता है लोग पढ़ाई तो छोड़ ही देते हैं। मतलब आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है हर चीज़। अगर आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ, आप जाइए, ट्रिप्स पर जाइए, लेकिन आप अपना जो मेन काम वो मत छोड़िए। मतलब आपके मम्मी पापा ने आपको क्यों भेजा है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप एक गांव से मुंबई, दिल्ली, कहीं भी शहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप ये सोचिए कितनी मेहनत करके आपको वहाँ भेजा गया, कैसे पैसा कमाया जा रहा है, और आप उस चीज़ पे वहाँ जा करके बिल्कुल एंजॉयमेंट चल रहा है, आपका पढ़ाई के प्रति कोई रुझान ही नहीं है। और बाद में आप ग्रेजुएशन करके फिर घर चले जाते हैं कि अब मेरी शादी कर। लड़कियों के पास तो ऑप्शन रहता है शादी कर दो, लड़कों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उनको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, खुद से ईमानदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप मम्मी पापा से ज़्यादा तो आप खुद से अगर ईमानदार, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। आप कुछ ना कुछ तो आप लाइफ में कर ही लेंगे। ये चीज़ मैंने MS धोनी सीखी थी, खुद से आप ईमानदार रहिए तो लाइफ में बहुत काम आएगी। मतलब आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करिए ना। जब तो आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, अगर आपको अपनी कमजोरियां आपने कबूल कर ली, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर, अगर मेरे से नहीं हो रहा है ये टॉपिक छोड़ दो। कोई भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो, 100 नंबर का आना है, तो आपको सिलेक्शन के लिए 60-70 नंबर चाहिए रहते हैं, लेकिन आपसे जो नहीं बन रहा आप उसी के पीछे लगे हो, 2 नंबर का आएगा ना मैक्सिमम, वो आप बाकी 90 देखिए ना। तो आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को लेकर साथ चलिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर ये तो ठीक है, बट मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है वो ये है, सबको पता है बातें हैं, सबको पता है सही क्या है, सबको पता है गलत क्या है। जी बिल्कुल। बट वो सही को करना, उस काम को करना, वहां तक पहुंचना, उस सोच के लिए, मतलब वो सोच पहले डेवलप करनी पड़ेगी। तो डेवलप करने के लिए मेरे ख्याल से तो स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है। तो वो रास्ता है तो किस प्रकार है और उसको कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे जो नए लोग, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख के चेंज करना चाहे खुद को, तो वो कैसे चेंज कर सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी है कोई भी चीज़ हो, आप छोटे छोटे स्टेप बनाइए। आपने किसी से एडवाइस ली, आप इकट्ठा 2-3 घंटा स्पिरिचुअलिटी को देने लगे, तो आपको फिर वो नहीं हो पाएगा। आप छोटे छोटे स्टेप के, आप जो भी करना चाहते हैं, मेडिटेशन, प्रेयर, भगवान की पूजा या माइंडफुल जो होते एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब आप एक एक एक्टिविटी स्टार्ट करिए धीरे धीरे, 2 मिनट 4 मिनट, और जब वो चीज़ आपको धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, 2 से 4 से 10 से 20 मिनट हो जाएगा, और फिर 1 महीने 2 महीने बाद आपको एक सडनली एक रिजल्ट भी नजर आया खुद में कि यार मेरे में चेंज हो गया, फिर वो आपकी रूटीन बन जाएगी। तो आप उसको आप खुद चेंज नहीं करना चाहोगे, किसी के बोलने पर भी आप चेंज नहीं करोगे, फिर नहीं ये तो मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट, इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, और आप उस पीक पर जब पहुँच जाएंगे, जब आपको खुद में बदलाव नजर आएगा, तो फिर आप आदत में आ जाएगा वो, तो आप अपने आप समय निकाल के उस चीज़ के लिए करोगे, आपकी प्रायोरिटी बन जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं? मतलब बिल्कुल होते हैं। आप खुद को पहचान जाए, इससे बड़ा क्या मिरेकल हो सकता है? आप बताइए। सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है ना, आप खुद को पहचान गए, इससे बड़ा मिरेकल कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी ताकत हमको ही नहीं पता है। दूसरों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पहले आप खुद को तो पहचानिए, फिर आप पता है आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में जो आप करना चाहें। हाँ, आप किसी स्पिरिचुअल ऐसे कोई, जैसे बहुत हमारे हिंदुस्तान में मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर। जी, आप किसी मंदिर में गए हैं ऐसे? किसी? जी गए हैं, बिल्कुल गए हैं। कौन सा? मैं बहुत चीज़ें मानता हूँ, मैं ज्योतिर्लिंग वगैरह बहुत ट्रैवल करता हूँ जी। मैं लॉकडाउन में था, मैं आपको एक अच्छा किस्सा बताना चाहता हूँ। ठीक, लॉकडाउन में था, मैं बहुत केदारनाथ की वीडियोस देख रहा था, उस समय मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो बहुत पढ़ाई वगैरह करता था। तो मेरे दिमाग में उस समय मम्मी से, मैं घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिताता हूँ, तो मम्मी पापा से बात करता था मेरे को केदारनाथ जाना है। तो अब बात चल रही है मतलब केदारनाथ जाने की, अब 2022 में हम लोग को केदारनाथ जाना था। मम्मी से बात हो रही थी, उनको जाना था वैष्णो देवी, तो बात चल रही थी। तो मतलब मानता मैं माता जी को भी हूँ, लेकिन मेरा जो मन था, आत्मा थी कि पहले मैं केदारनाथ जाऊँ, बाद में वैष्णो देवी जाऊँ, लेकिन मम्मी को जाना था वैष्णो देवी। तो हम लोग की बात चली, तो फिर हमने सोचा कि अब मम्मी की बात मानते हैं, तो अब बच्चे हम उन्हीं के हिसाब से रहना है, मतलब जीवन का गोल ही यही है कि मम्मी पापा की सेवा करना, परोपकार करना। तो हमने माना चलो ठीक है, तो हमने टिकट्स करा दी वैष्णो देवी की, हम लोग जा रहे हैं, रिजर्वेशन हो गया। अब उसके बाद में उनकी इच्छा थी, मतलब मम्मी पापा की वैष्णो देवी की, मेरी थी केदारनाथ की, मेरी दीदी जीजा जी की। ठीक है, तो हम लोग ने रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद में कुछ ऐसा काम आया, पहले तो
जीजा जी का कोई काम आया तो फिर उनका कैंसिल किया मैंने, तो दीदी का भी हो गया। फिर बाद में मेरे एग्जाम्स की डेट आ गई तो मेरा कैंसिल हो गया। अब मम्मी पापा बचे वैष्णो देवी के लिए, तब उन दोनों की इच्छा वैष्णो देवी की थी, तो मतलब ऐसा प्लान बना कि वो वैष्णो देवी गए और उसके एक हफ्ते बाद हम लोग का काम हो गया, हम तीनों, और हम तीनों फिर केदारनाथ गए। मतलब आप डिसाइड नहीं करते, आपका मन जहाँ लगा हुआ है भगवान आपको खुद बुलाएंगे। आप ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि मेरी आत्मा, जो हम 3 लोग थे, हम लोग की आत्मा थी कि पहले हम केदारनाथ जाएं, उसके बाद हम वैष्णो देवी जाएं। तो फिर मैं दोनों जगह वैष्णो देवी भी गया हूँ अगले साल, तो मैं पहले केदारनाथ ही गया था। मतलब भगवान आप खुद बुलाते हैं, ये कनेक्ट है जो आत्मा से सीधे भगवान के। एक मैंने मंदिर के बारे में बहुत सुना है, उज्जैन महाकाल जी। आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगी बहुत ही ज़्यादा पावर हाउस एनर्जी का, उस मंदिर में जाए आप, इतनी ज़्यादा वहाँ एनर्जी। जाके लोगों को बहुत अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए हैं बिल्कुल अपनी लाइफ में। मतलब अजीब तो नहीं कहेंगे, मतलब मतलब पॉजिटिव अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे बिल्कुल हाँ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, पॉजिटिव वे में, मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। हाँ सर, तो मतलब उज्जैन महाकाल के बारे में बताइए कुछ पहले, कि मतलब वहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों है। और जो मैंने स्टोरी सुनी थी मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। एक 2-3 लड़कों का ग्रुप था, वो बहुत ड्रिंक करते थे, तो फाइनली उन्होंने मतलब सब, जब एक टाइम ऐसा आता है बॉडी में कि अब हमारा बहुत हो गया, अब हमें नहीं करना चाहिए ये सब, जब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाती वो चीज़, क्योंकि एडिक्शन बहुत ज़्यादा हावी हो चुका होता है। तो उस टाइम में फिर उनको कहीं से पता चला कि दे शुड गो उज्जैन महाकाल। और जब वो गए वहाँ पे, तो लिटरली वो 3-4 दोस्त थे, उनकी आंखों में आंसू थे, और जब वो वापस लौट रहे थे तो सबके अंदर से एक ही बात निकली थी कि हम अपनी दारू शायद वहाँ पे छोड़ के आ गए, अपनी शराब वहाँ पे छोड़ के आ गए। तो मतलब वो मूर्ति देख के उनको अंदर से शायद कुछ हुआ था, वो शब्दों में बयान नहीं कर पाया उस चीज़ को, लेकिन हुआ था। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या है वहाँ? देखिए, आप मानिए ना मानिए, सब चीज़ें हैं, आप बहुत सारी जो न्यूटन ने खोज की, किसी ने भी साइंटिस्ट ने की, उसमें आप आंख बंद करके मान लेते हैं कि एक्स लेट बी एक्स, कुछ भी माना, बाय माना, जो भी उन्होंने बोला। तो आप देखिए, जो कुछ चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन उनको मानना बहुत जरूरी है। वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, ये आप जाएंगे तो महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब मैंने खुद जाना है, मतलब नॉन वेज खाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक अलग ऊर्जा रहती है। वहाँ से जब बाहर निकलते हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका रहता है। आप आलसी हैं, कुछ भी, मतलब सबसे पहली बात तो आपके मानते कितना है। अगर आप सिर्फ विजिट करने जा रहे हैं तो वो अलग माइंडसेट है, आपकी लगन कितनी है भगवान के प्रति। तो वहां से जब आप निकलते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आपका पीछे करते हुए आपके माइंड को चेंज कर देती है। अगर हम शिव जी की बात करें, जैसे अभी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था मयूर कालबाग सर के साथ, तो ऑब्वियसली कैलाश की बात बहुत हुई थी जी। तो कैलाश के लिए मेरा बस एक उनसे पूछना रह गया, या अभी वो दोबारा आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन वहाँ पे कहे जाते हैं हिम मानुष पाए जाते हैं जी। हिम मानुष, जो आधे इंसान और आधे जानवर। लेकिन बस इस बात पे सच्चाई कितनी है, क्या ऐसा सच में होता है हिम मानुषों का? जी देखिए, मैं वहां तो गया नहीं हूँ, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि अगर आपके पास विलियम शेक्सपियर ने कहा लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, पर मैं केदारनाथ जरूर गया हूँ तो उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। केदारनाथ में एक पीछे पत्थर रखा हुआ है, भीमशिला कहा जाता है उसको। जब बाढ़ आई थी तो आप खुद समझिए कितनी चमत्कारी चीज है। मैं खुद वहां पर देख कर आया हूँ, मतलब बाढ़ आई तो मंदिर नहीं बहा, बाकी सब कुछ बह गया। तो आप इस चीज को बिलीव करना पड़ेगा कि कुछ तो है वहां पर, इतना मतलब सब कुछ बह गया वहां पर, लेकिन मंदिर नहीं बहा, क्योंकि वहां पर आकर पत्थर रुक गया था वो। तो वहां पर आप जाओगे तो आपको, मतलब जब आप ट्रैकिंग पर जाते हो ना, तो आपको लगेगा कैसे करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 18-20 किलोमीटर आप चढ़ गए। और जो आपके मन में एनर्जी, जो आप अंदर दर्शन करेंगे जब भगवान के, तो जो एनर्जी आपके दिमाग में रहेगी वो अलग ही लेवल की रहेगी। मतलब आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतनी एनर्जी कैसे, मैं इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ, मैं थक जाना चाहिए। कोई भी काम आप इतना ज़्यादा करो 8-9-10 घंटे तो आप ऑब्वियसली थक जाओगे, लेकिन आप वहाँ जाओगे जब भगवान के दर्शन करोगे। सुबह जब भीड़ कम रहती तो वहाँ पर मूर्ति स्पर्श करने, मतलब भगवान को स्पर्श करने का मौका भी दिया जाता है। तो हम लोग लकी थे, फॉर्चुनेट थे कि वहाँ पर उस समय भीड़ नहीं थी। हम लोग 2 अक्टूबर को गए थे उस समय, तो हम लोग को सुबह 5 बजे भगवान को, मतलब वहाँ पर स्पर्श किया था हम लोग ने। तो वो अलग ही, मतलब एनर्जेटिक फीलिंग थी, मतलब कि भगवान का आशीर्वाद जैसे मिल गया हो। नाइट व्यू कैसा है केदारनाथ का? नाइट व्यू बहुत ही बढ़िया, वहाँ पर आरती होती है 1 घंटा करीब, वो आरती आप एक्सपीरियंस करिए। मतलब कई लोग बोलते हैं यहाँ जाइए वहाँ जाइए, मैं तो बोलता हूँ बेस्ट एक्सपीरियंस वही है जो नाइट में, जो वहाँ पर आरती होती है, बहुत अच्छी लाइटिंग रहती है, इकट्ठे हजारों लोग खड़े रहते हैं, हर हर महादेव को जो आवाज़ गूंजती है, उससे पॉजिटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती। मेरे जो दोस्त गए हैं वो अक्सर यही बताते हैं, यही वाली चीज़, कि मतलब वहाँ पहुँचते ही उनको ये फील होने लग जाता है, क्योंकि पीछे वो जो हिमालय से बने हुए हैं, बिल्कुल, वो हाँ,
और नीचे मंदिर, सामने मंदिर देख के जो वहाँ खड़ा होता है मंदिर के सामने, उसको रियल में लगने लगता है कि सच में यहाँ कोई शक्ति शिव जी खुद है। तो केदारनाथ तो खैर मेरा तो सपना है, मैं अभी तक नहीं जा पाया जी। बट देखते हैं कभी बनता है प्लान तो कौन केदारनाथ का भी। मैं अमरनाथ जाने की सोच रहा हूँ जुलाई पे, अब देखते हैं अगर हो पाया, सब काम नहीं रहा कुछ, अगर भगवान ने बुला लिया, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो वो है, तो जरूर जाएंगे। जी जी, मतलब वहीं जाना मेरी जो तमन्ना है अभी जाने की अगली, केदार अमरनाथ की है, तो वहीं देखते हैं। सही, जो आपकी बुक है सुसाइडर द थ्रिलर मिस्ट्री जी, मुझे इसके बारे में मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि एक्चुअली मैं एक तो थिएटर से हूँ जी, और मैं जब ये ऐसा कुछ देखता हूँ, आप देख लीजिए पहले सब, तो जब भी मैं इस टाइप का कुछ देखता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे अंदर पूरी पिक्चर बन जाती है। फॉर एग्जांपल फांसी लगा रखी है, सब कुछ है, मर्डर हो रखा है, पुलिस है, तो ये सारी जब पिक्चर बनी दिमाग में, ये बनी कैसे और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इस चीज़ की? जी। तो मेरी बुक जो सुसाइडर थ्रिलर मिस्ट्री, जिसके बारे में आपने पूछा, तो जब मैंने हॉस्टलर्स लिखी उसके बाद मैंने दो किताबें और लिखी। तो मैं उन किताबों को लॉन्च नहीं किया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। तो फिर जब मैंने कुछ वेब सीरीज़ देखी और जो मेरे को करंट ट्रेंड समझ में आया कि लोग मिस्टीरियस चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कि सीजन 1 आ गया है, सीजन 2 पर रोक दिए, अब लोग इतना वेट कर रहे हैं कि हमको वही चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको लोग मतलब एक पेज के बाद दूसरा पेज अपने आप पढ़ें। तो मेरी बुक, पहली बात तो ये बताना चाहूँगी, वन टाइम रीड है, आप उसको बीच में छोड़ ही नहीं सकते। जो भी मेरे को रिव्यूज़ मिले हैं, जहाँ जहाँ बुक फेयर में जाता हूँ, मैं वर्ल्ड बुक फेयर में गया था, हर जगह जाता हूँ, तो जो भी रीडर्स मेरे को बताते यही बताते सर आपकी बुक वन टाइम रीड है, मतलब आप एक बार उठाते हो ना तो पूरी खत्म करके छोड़ते, बीच में छोड़ने का उसका कोई ऑप्शन, मतलब आपको मन इजाज़त ही नहीं देगा लगता है। तो मैंने उसमें सबसे पहली बात तो ये गैस करने वाली बड़ी बात है कि इसमें मर्डर हुआ है कि सुसाइड हुआ है, और दो हुए हैं, तो अगर दोनों मर्डर हुए कि दोनों सुसाइड हुए हैं और किसने मारा है, आपको पूरी स्टोरी में बार बार घुमाया जाएगा और लास्ट में आपको पता चलेगा उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है। यू नेवर नो सीजन 2 भी हो उसका। बिल्कुल हम वेट करेंगे बिल्कुल इस चीज़ का। और एक क्वेश्चन ये है सर, पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि राजुल सर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब कोर्स कर रहे हैं, उसका गेट क्लियर करके इन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम में। तो इनसे मेरे को सवाल है, इस टाइम में एनवायरनमेंट अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले ही दिमाग में जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह पे बैठते ही ये चीज़ ही दिमाग में आती है एनवायरनमेंट को देख के कि कितना पॉल्यूशन फैल चुका है। जी, पॉल्यूशन होता है और ये कितना हार्म करने वाला है आने वाले दिनों में लोगों को। जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है जिसकी रेंज रहती है, मतलब पैरामीटर है, उतना डिस्कस तो नहीं करूँगा डिटेल में, लोग नॉर्मल वे में बता रहा हूँ मैं। तो मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का जैसे बहुत हाई हो गया है, मतलब आप ब्रीथ करने के लिए, मतलब जो सीवियर लेवल होता है ना उससे बहुत हाई है, एक्सट्रीम सीवियर होता है उससे भी हाई है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही कंट्रोल करना है। तो सबसे अच्छा तरीका, सरल उपाय सबको पता है कि आप पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, इससे अच्छा तरीका पर्यावरण के लिए कुछ नहीं हो सकता। और आप एक जिम्मेदारी, खुद पर्यावरण को अपनी जिम्मेदारी समझिए, मतलब आप खुद ऐसी चीज़ें करते हैं कि इससे आप पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो वो सब चीज़ ना करें, आप खुद अपने आप में जिम्मेदारी लें कि ये भी एक हिस्सा है हमारी लाइफ का, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। तो उस जिम्मेदारी से रहेंगे तो हमारे बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आप ब्लेम मत करिए दूसरे लोगों की, हमको इससे ये सपोर्ट चाहिए, वो चाहिए, आप खुद जिम्मेदार बनिए, अपने आप सुधार नजर आएगा। सर मैंने एक और चीज़ देखी है, अभी हम गांव शहर की बात कर रहे थे, क्राइम्स की भी बात करते हैं थोड़ा, कि शहर में जो क्राइम्स होते हैं और गांव में जो क्राइम्स होते हैं जी, उन दोनों में मुझे बहुत फ़र्क लगता है पर्सनली, क्योंकि शहरों में अक्सर जो जितने भी क्राइम्स हुए हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुए हैं या पैसों से रिलेटेड हुए हैं, लेकिन गांव में मैंने जो देखा है ज़्यादातर वो भी इसी चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो बढ़ के आ रहा है आगे दोनों ही जगहों पे, वो ये है कि रिलेशनशिप्स के पीछे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो रिलेशनशिप वीक होने के कारण लोगों का जो भी मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप। पहली बात तो क्राइम के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टीज़ वाला जो मैटर है वो हर जगह है, गांव शहर में भाई ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रॉपर्टी कम है, तो लड़ाइयाँ तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ हैं और कोई सेटिस्फाई नहीं होना चाहता। मतलब अगर एक इंसान ऐसा हो, 3 भाई हैं, 4 भाई, 5, कितने भी, तो 1-2 लोग ऐसे जो सेक्रीफाइस की जो उनमें क्षमता हो, या वो खुद सोचे कि मैं खुद ऐसा करूंगा कुछ कि मेरे को प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये किसी की मेंटलिटी, तो वो उनसे आगे निकल चुका है। पहली बात तो प्रॉपर्टी का तो मैटर ही नहीं है ना, आप अपनी सोच से आगे बढ़ते हो।
आप अगर प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो तो आप सबसे पहले उनसे आगे हो चुके हो, पहले ही आगे, उसी मोमेंट पे भगवान आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा, आपकी मानसिकता इस लेवल पर जाएगी कि आप इतना अच्छा काम करोगे अगले 5-10 साल में कि उससे डबल प्रॉपर्टी बना लोगे। तो आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, तो क्राइम उससे कम होंगे। लेकिन लोग मानते नहीं, लोग इतने इतने से 1-1 इंच की लड़ाई करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहूँगा, जो लव मैरिजेस होती हैं, तो क्या होता है जनरली कि हमारे गाँव में, जनरली शहरों में तो आजकल बहुत ही ओपन हो गए हैं, तो लिविंग रिलेशनशिप भी रह रहे हैं, शादियाँ भी हो जाती हैं। तो गाँव में क्या होता है कि जैसे एक क्रू बनाया जाता है, ग्रुप, समझिए आप कोई कास्ट का ग्रुप है तो उसका ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें जो भी आप फंक्शन हो रहे हैं तो उनमें उनको बुलाया जाता है, ऐसा बोला था समाज की चीज चल रही है, ऐसा चलता है। तो अगर कोई लड़का है लड़की, आप मानिए कोई बहुत पढ़ा लिखा लड़का हो, ठीक है, अगर वो अपनी पसंद की लड़की देख रहा है, उसी फील्ड की, उसी बैकग्राउंड की, उनके घर वालों को बता दिया, मम्मी पापा को, और बात कर ली कि मतलब कि ये ऐसा, और मम्मी पापा को पता भी है कि लड़की इसके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर वो डिफरेंट कास्ट की है तो फिर उन लोग मतलब क्वेश्चन करते हैं मोस्टली लोग, कुछ लोग तो अच्छे रहते हैं, ऑब्वियसली हर चीज में ऐसा रहता, तो उन लोग सबसे बड़ी उनकी प्रायोरिटी जब जिस चीज की ये रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये चीज नहीं रहनी चाहिए। और बच्चों को भी पेरेंट्स की सुननी चाहिए, मतलब एक बैलेंस डिसीजन लीजिए आप बैठ करके, लेकिन अगर आपको पता है कि इनकी लाइफ में जो लव है या जो भी पार्टनर है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक दोनों के लिए, तो अगर रिश्ता इस वजह से बस नहीं टूटना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर यही कि अरे तुमने अगर इससे शादी कर दी तो फिर बाजू वाले क्या बोलेंगे, या 100 किलोमीटर वाले क्या बोलेंगे, यहाँ के लोग क्या बोलेंगे। ये चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी अच्छा करें बुरा करें, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप अपनी फैमिली को कन्विंस करिए, और कास्ट इंटर कास्ट ये सब चीज़ें तो कहने की बात है, वो जमाना गया। आपको पार्टनर आपका, पहली बात आप देखिए, लव मैरिज भी अरेंज हो गई आजकल, जो बच्चे मैरिज कर रहे हैं वो सब चीज़ देख के करते हैं, मतलब ऐसा रह ही नहीं गया कि वो बच्चे बहुत ही मैच्योरिटी से, अब हर चीज में देखिए फेलियर तो हर जगह होते हैं, अरेंज मैरिज भी फेल होती है, लव मैरिज फेल, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 100% सक्सेस हर चीज में। और इसलिए आप मतलब सपोर्ट करिए, मतलब बच्चे भी पेरेंट्स की सुने, ऐसा भी नहीं कि अगर पेरेंट्स ने बोल दिया उन्होंने कोई कमी देखी तो बच्चों की सुनने गौर करना चाहिए। अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ थोड़ा समय दो कि आप चेक करो अगर है पर्सन उस लायक, परिवार के लायक, या घर चलाने के लिए जैसा माहौल होना चाहिए दोनों का वो है या नहीं। लेकिन ये कारण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज मैटर ही नहीं करती ना। आप आपको परिवार के साथ रहना, बाहर के लोग थोड़ी आपके साथ आके रहेंगे। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि जैसे समाज वगैरह जो बनाई जाती है ग्रुप पे, तो उसमें ये रहता है कि जैसे अगर दूसरी कास्ट में आपने शादी कर दी तो वहां पर एक पनिशमेंट टाइप की दी जाती है कि आप जो ग्रुप बनाया गया है उससे आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब ये भी होता है, मतलब गांव वगैरह में, आप शहर में तो ये सब चीजें हैं नहीं, तो लेकिन उन लोग प्यार बहुत रहता है उन लोग को। लेकिन अगर उनको पता चलेगा कि ये कास्ट के बाहर शादी हो रही है तो पूरा प्यार वो नफरत में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो लोग जो इतने प्यारे हैं आपके लिए, वो सब आपको नफरत की नजर से देखने लगेंगे, वो आपके प्रोग्रामों में नहीं जाएंगे, आपका विरोध करेंगे। क्योंकि यार देखिए, उनकी भी गलती नहीं, मैं ये मानना चाहूँ कि वो जैसे बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको इतनी समझ नहीं है। मतलब कि जो उनकी समझ, जितनी मतलब समझ है, लेकिन जो उन्होंने सीखा अपनी लाइफ में उतनी समझ है जिस माहौल में रहे हैं। लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो बहुत ही एडवांस हो गए हैं, और जो एजुकेटेड उनकी सोच अलग है, तो इस कारण से काफ़ी दिक्कत होती, विरोध होता है। तो अगर ये लोग समझ पाएँ सब लोग कि ये सब चीज़ बहुत ही नॉर्मल है आज के समय के हिसाब से, आप किसी की लड़की या लड़के की पसंद की शादी के लिए हर चीज़ दिला देते, लेकिन आप दूल्हा दुल्हन नहीं दिला रहे हैं, जो फैक्ट है। ये कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे, मैं मतलब मेरे को भी, मैं क्या करता हूँ सोशल मीडिया में लोगों के लिए पोएम्स लिखता हूँ। जैसे आपने बोला ना, अपना मोटिव है परोपकार करना लाइफ का, तो आपने मेरे इंस्टाग्राम देखा होगा, मैं कैसे रील्स बनाता हूँ कि राइट योर नेम, आई विल राइट अ पोएम फॉर यू। तो मैं वही करता हूँ कि लोगों को खुशी दे पाऊँ। इतने प्यारे प्यारे लोग कमेंट लिखते हैं मेरे को, लोग डीएम में भी लिखते हैं कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं। तब पेरेंट्स को समझना चाहिए, और मतलब बाहर के लोग तो मैटर ही नहीं करते ना, पहली बात ये है। तो मतलब अल्टीमेटली एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है बस छोटा सा। अगर माँ बाप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करें, रोज़ पूछें, और बच्चे भी खुल के बताएं बिना डरे, बिना किसी चीज़ के। देखिए, जो चीज़ आपको आज रोक रही है बताने से, वही चीज़ आपको कल आगे बढ़ने से भी रोकने वाली है। तो ये डर जितने जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। और बाकी तो लाइफ तो चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं लाइफ में। बट एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इन सबको अगर मैं सम अप कर दूं, तो अगर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी, मैं कहता हूँ जैसे सबके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ, कभी ना कभी थॉट्स चलते ही रहते हैं, ब्लैंक नहीं होते हम कभी। मतलब नॉर्मल बैठ जाएं कभी आराम से, शांति से, तब हम अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो ऐसा जब हो जाएगा किसी आदमी के साथ, मतलब ऐसा होने के लिए ही पहली बात तो इंसान को एक बहुत अच्छी
मतलब फोकस चाहिए अपना कि उस जगह पे कहाँ उसे पहुंचना है, क्या करना है। लेकिन इंसान को शायद यही नहीं समझ में आ रहा एट लास्ट लाइफ में कि मेन पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, मेरा जन्म क्यों हुआ है, एंड एट लास्ट मुझे करना क्या है। तो उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में फिर वही कहना चाहूँगा कि आप खुद को पहचानें, और स्पिरिचुअलिटी से अच्छा तरीका इसके लिए कुछ नहीं है। आप पहले आप खुद को पहचान लें और आप चीज़ें प्रैक्टिस करें। आप डरें ना चीज़ों से, क्योंकि आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप असफलता तो उसका पार्ट है। लोग क्या करते हैं, असफल हो जाते हैं तो थक जाते हैं, अरे मेरे से नहीं हो रहा, दूसरा करो। आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ में, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ में 15 दिन तो कोई भी चीज़, आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 15 दिन पढ़ा, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप गिव अप कर देते हो। ये लाइफ का तरीका नहीं हो सकता। आपको कम से कम 1 साल दीजिए, आप उस चीज़ को पहचानिए उसमें है क्या, और आप एक पैटर्न से चलिए। मेरा मानना ये है कि आप मेहनत अलग होती है, हार्ड वर्क अलग होता है, मतलब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत डिफरेंस होता है। आप एक पैटर्न फॉलो करिए। कई लोग क्या होते हैं, मेहनत करते जाते हैं, पैटर्न कुछ नहीं रहता, बस लगे हुए हैं। अब जो चीज़ डिमांड क्या है लाइफ में, जो चीज़ आप गोल करना चाहते हैं उसकी डिमांड क्या है, उस तरीके को पहुंचने के लिए उसका रास्ता क्या है, आपको वो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, जो चीज़ वहाँ पर काम नहीं आएगी तो वो मैटर नहीं करती। फिर आपको एक लगन के साथ काम करना है और एक पैटर्न फॉलो करना है कि ये सही तरीका है, इससे हम आसानी से पहुंच सकते हैं, तो कम समय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो सर पहले तो आप ये बताइए कि मतलब जैसे कोई भी किसी भी बात की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल गेट हो गया, या फिर कोई एसएसबी की कर रहा है, कोई बैंक की कर रहा है, किसी भी चीज़ की कर रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे और कैसे प्रिपरेशन होती है प्रॉपरली, वो बता दीजिए एक बार। सबसे पहली बात तो आप पढ़ना स्टार्ट एकदम से मत करिए। आप सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, आप एक चीज़ एनालाइज करिए, कहाँ से कितने मार्क्स का आ रहा, जो मतलब कि वेटेज देखिए आप। जैसे मैं पर्सनली गेट का बताना चाहूँगा, गेट में 4-5 सब्जेक्ट से आपका 60% वेटेज हो जाता है। तो आप मेनली उन पर फोकस करिए। इंस्टेड आपने बाकी के 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए जिनसे 1-1 नंबर का आ रहा है, तो पहले आप जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कवर करिए। उनसे आपको ज़्यादा आपको रीच मिलेगी, मतलब कि ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट वेटेज कवर हो जाएगा, ज़्यादा नंबर्स आप ला पाएंगे। और उसके साथ साथ आप टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि क्या कहे, अपन लोग पढ़ लेते हैं, तैयारी हो गई पूरी, और हमने टेस्ट ही जाके एग्जाम में दिया तो पता ही नहीं चलेगा कमियाँ कहाँ हैं। आप टेस्ट अगर रेगुलर देते रहते हैं ना, आपको हर एक टेस्ट के बाद अपनी एक कमी पता चलती। और आप जब 1-2 साल से आपने 100 हज़ारों कमियां आप निकाल लेते हैं, उनके आप चार्ट बना लेते हैं, हमसे ये गलती हुई, वो गलती हुई, आपके पास पूरा डाटा रहता है कि हम क्या गलती कर सकते हैं। गलतियां होंगी एग्जाम में, लेकिन कल 10 हो रही थी तो आज 2 होंगी, तो उसके तरीके से आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। और लगन के साथ पढ़ाई तो जरूर करना है। ये मत सोचिए कि सर बता रहे हैं कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। पूरा सिलेबस कवर करिए और टेस्ट दीजिए। अब सर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स पे भी हैं, तो मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। पहले स्पेशली क्रिकेट, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ही सब कुछ है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है 2020, ऐसा कोई मैच नहीं होगा शायद इंडिया का जो नहीं देख रहे लोग। तो आपका फिलहाल अब तक सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा है इंडियन टीम में? जी फेवरेट, मैं तो आइडल बोलना चाहूँगा। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैंने क्रिकेट देखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि MS धोनी को मैंने देखा था, बड़े बड़े बाल थे। तो पहले रीजन कुछ और था कि लंबे छक्के मार रहे हैं, क्योंकि आप जब छोटे रहते हैं आपको समझ नहीं है चीज़ों की, आप लाइफ को समझ नहीं पाते। अब जब बड़े हुए हैं तो पता चला कि हम मतलब कि जो हमने चुना था फेवरेट क्रिकेटर वो सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का। MS धोनी एक ऐसे पर्सन हैं जो आपको सिखाते कि लाइफ का एथिक्स क्या है। सक्सेस, आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, लेकिन उनमें जो ठहराव है, मतलब सफलता पर भी आपका वही मूड रहेगा उनका, और आपको असफल होंगे तो भी वही उनका मूड रहेगा। जो ठहराव है, जो लाइफ जीने का तरीका, सिंप्लिसिटी है, उनसे लोग कभी ग्राउंड में कई बार कूद के आ जाते हैं ना, बैरियर सिक्योरिटी तोड़ कर आ जाती है, उनके साथ भी कितना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। कभी आए थे, उनको कुछ बीमारी थी तो उन्होंने सिक्योरिटी से ही बोला था कि इनको आप अच्छे ट्रीटमेंट दीजिए, बीमार है इसलिए मिलने आए थे मेरे से। तो जो उनका तरीका है, सक्सेस हैंडल, कामनेस जो लाइफ में होनी चाहिए, पेशेंस, बहुत सारी जो चीजें हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप ये मत देखिए सिर्फ हेलीकॉप्टर शॉट्स मार रहे हो, मतलब उनकी वो स्किल है, लेकिन उसके अलावा जो लीडरशिप क्वालिटी, इतनी सारी क्वालिटी एक इंसान में होना, और उससे आप सीख पाए, अगर आप 10% भी सीख पाए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो MS धोनी सर भी, हम लोग सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। और मूवी तो सब नहीं देखी, और वर्ल्ड कप का वो लास्ट 6 तो सबको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, वो सब भी होता रहेगी बात है, लेकिन फिलहाल मैं सर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो इस शो का समापन अब करने का टाइम है, लेकिन उससे पहले सर ये बता दीजिए आपकी अपकमिंग बुक्स कौन सी होने वाली हैं इनके बाद? जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया, सुसाइडर के पहले मैंने 1-2 बुक लिख चुकी थी। अब मैं लव स्टोरी एक लाने जा रहा हूँ, मतलब कि जो मॉडर्न
जो लोग हो गए जेनजी लोग, उनका जो लव कैसा है, मैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर, क्योंकि मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। मत तो उन लोग की थोड़ी सोचने का तरीका अलग रहता है। मैंने बहुत से जेनजी लोग देखे, वो इतने ज़्यादा फ्रैंक है, अगर किसी से मिलना भी है उनको तो सोचते नहीं है वो। क्योंकि आप, मैं जैसे लड़कियों के बारे में बात करूँ, जैसे अगर कोई भी लड़कियां मिलेनियन है, वो थोड़ी बड़ी हैं, तो अगर वो किसी से मिलने जाती तो एक लड़की साथ में लाती थी। पहले ऐसा होता था, जो मेरे फ्रेंड्स में मैंने देखा कि एक लोग साथ में लाएंगे फिर मिलेंगे। आजकल जेनजीज लोग को कोई फियर है ही नहीं उनके मन में, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी से मिलने जाएंगे वो अकेली जाएंगी, वो उनको डिस्टर्बेंस अगर एक उनके साथ में जा रहा, तो मतलब उनकी मेंटेलिटी को मैं ट्रैक करने की कोशिश करके, जो किस तरीके से वो सोचते हैं, उनका लव कैसा होता है, वो कैसे उनकी मेंटलिटी शिफ्ट होती है, उसको मैंने सोच करके एक मैंने लव स्टोरी लिखी है। और वो लव स्टोरी मैं जल्द ही 3-4 महीने में वो बुक लाने वाला हूँ। और उसके अलावा भी और बुक्स हैं, बाकी अभी तो रिसेंट यही है, तो वो मैं लाने वाला हूँ। उसका नाम में हम लोग रिवील करेंगे जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको बुक के लिए पहले तो, एंड हम भी पढ़ेंगे ज़रूर। तो मैं सर के चैनल का लिंक नीचे डाल दूंगा वीडियो में, एंड बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा वीडियो में। आप लोग प्लीज़ बाय करिए, पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और ज़रूरत पड़े तो सर को कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप, मैं आपको पूरा लिंक वगैरह सब शेयर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शिवांश शो। ऐसे ही और गेस्ट से मिलने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।